कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बहुत सारा एफर्ट डालकर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और कमेंट्स और लाइक भी आप लोग भर भर कर करेंगे। हाँ, जिन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ वो ना करे, लेकिन जिन्हें ये लगता है कि मेरी इतनी मेहनत के बाद मैं ये डिज़र्व करती हूँ एक्स्ट्रा लाइक्स और एक्स्ट्रा कमेंट, वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंगद की बात सुनते हुए स्नेहा का दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा था। अब वो अपनी जगह पर खड़ी ही रह गई और अंगद अंदर की तरफ चला भी गया। वहीं अंदर आते ही उसे जो नज़ारा दिखाई दिया उसे देखकर वो एकदम से हैरान रह गया। अंदर निया हाल में खड़ी थी और सुमित्रा जी उस पर हाथ उठा रही थी। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था और तो मैंने सब कुछ देख लिया। 3 बच्चों को पैदा किया मैंने, लेकिन तीनों में से एक भी ढंग का नहीं। ये बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से निया पर अपना हाथ उठाना चाहा, तो इस बार किसी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और वो कोई और नहीं, अंगद था। अंगद ने सुमित्रा जी की कलाई को कसकर दबाया और बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई निया पर हाथ उठाने की। वहीं निया भी तुरंत उसके सीने से लग गई। अब तक वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अब घर के बाकी सब लोग अपने रूम से बाहर निकलकर वहां इकट्ठे होने लगे थे। स्नेहा भी जब अंदर आई तो एकदम से सहम गई। वो जल्दी से अंगद के पास आकर निया की पीठ को सहलाने लगी। निया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। स्नेहा सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, आप निया को ऐसे क्यों मार रही हैं चाची जी? ऐसा भी क्या हो गया जो आपको उस पर इस तरह से हाथ उठा रही हैं? सुमित्रा जी उसकी बात पर गुस्से से बोली, बेहतर होगा अगर तुम हमारे परिवार के मामले में ना ही बोलो तो। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद गरजती हुई आवाज में बोला, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है चाची जी। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ और अब मैं बार बार आपको ये बात समझाऊंगा नहीं। और बेशक से निया ने कुछ भी किया हो, आपका कोई हक नहीं बनता उसे इस तरह से मारने का। उस पर हाथ उठाने की गलती दोबारा मत कर दीजिएगा। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए बोली, इसने जो किया है उसके बाद मैं तो क्या, तुम खुद भी उसका यही हाल करोगे। अभी इसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, मैंने इससे इतनी उम्मीदें लगा रखी है। ध्रुव ने तो मेरी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मुझे इन दोनों से उम्मीदें थी कि ये दोनों तो ऑफिस संभालेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो कांड करने शुरू कर दिए। अरे प्यार के चक्कर में फंस कर बैठी है ये। मैं यहाँ सपने देख रही हूँ कि ये एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगे और ये मेरे मुंह पर कालिक पोतने पर लगी हुई है। सुमित्रा जी और अंगद के बीच हो रही बहस को देखकर स्नेहा कुछ बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो खुद को शांत नहीं रख पाई और जल्दी से बोली, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता ना चाची जी। और प्यार वक्त, उम्र या फिर पैसों और करियर को देखकर नहीं होता। प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है जो दिल में खुद ब खुद आ जाती है। अगर निया ने किसी से प्यार किया है तो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमित्रा जी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, तुम तो ये सब कहोगी क्योंकि इसे प्यार तुम्हारे भाई से जो हुआ है। अरे इसे कहाँ प्यार हुआ है, ये तो बेचारी मासूम है। चालाक तो तुम्हारा भाई है जो इस घर की लड़की को अपने जाल में फंसा कर बैठा है। पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें हमारे मत्थे मढ़ दिया और अब तुम्हारा भाई मेरी बेटी को फंसा कर बैठा है। उसे लग रहा होगा कि मित्तल मेंशन की लड़की है तो दहेज में बिजनेस के भी काफ़ी शेयर्स मिल जाएंगे, इसलिए प्यार का जाल बिछाकर हम सबको लूटने की तैयारी कर रहा है वो। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही निया बोली, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आयुष जी ने मुझे किसी जाल में नहीं फंसाया, बल्कि मैंने उन्हें खुद से प्रपोज किया था। मैं प्यार करती हूँ उनसे मॉम, और उनके बारे में कुछ। अभी वो बोल ही रही थी कि सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, तुम्हारी जुबान तो मैं चलाती हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से उस पर हाथ उठाने को हुई, लेकिन इस बार अंगद ने एक बार फिर से उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर जोर से झटकते हुए बोला, आपको एक ही बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार आपको वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार नहीं। मैं फिर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो आगे बढ़ती ही जा रही हैं। और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? हाँ, आयुष के बारे में ये सब बोलने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई?
कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, वो विकास इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक है, वो सीईओ है वहाँ का। और जाकर पहले चेक कीजिए उसके बारे में और फिर ये बकवास कीजिएगा। और रही बात निया और आयुष की, तो बेशक से आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन मुझे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता है। आपकी तरह अंधा नहीं हूँ मैं, और सिर्फ वही चीज़ें नहीं देखता जो मेरी आंखों को जलन देती हैं। मेरी नज़रें हर एक पर रहती हैं। उसकी बात सुनते हुए निया और स्नेहा दोनों दंग रह गई और बाकी सब लोग भी शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ अंगद को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अंगद आयुष और निया के बारे में पहले से ही जानता था। वहीं निया को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो भी हैरानी से अंगद की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपको? अंगद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, बहन हो तुम मेरी। बेशक से चाची जी मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क करती हैं। उन्होंने मुझे तो कभी अपना बेटा माना ही नहीं और मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तुम मेरी बहन हो। और ये अंगद मित्तल अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तुम कब आयुष से कहाँ मिलने गई सब कुछ पता है मुझे, और तुम दोनों पर इतना यकीन भी है कि तुम दोनों कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। निया ने अपना चेहरा हामी हिला दिया। अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। आयुष हमेशा उसे रोकता था। जब भी निया उसके करीब जाने की कोशिश करती थी तो आयुष उसे यही कहता था कि वो दोनों शादी के बाद करीब आएंगे, लेकिन निया हमेशा जिद पर अड़कर बैठ जाती थी। पर फिर भी कभी आयुष ने उसकी जिद को पूरा नहीं किया और अब उसके दिल में आयुष के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सुमित्रा जी गुस्से से अंगद की तरफ देखते हुए बोली, ओह तो मतलब तुम्हें सब कुछ पता था और फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। पर तुम बताओगे भी क्यों? क्योंकि इसमें तो तुम्हारा फायदा है ना। निया तो शादी करके ब्यास मेंशन चली जाएगी उन भिखारियों के घर। जैसे ही उन्होंने कहा स्नेहा धीमे से बोली, बस कीजिए चाची जी, मैं आपको कभी कुछ नहीं कहती हूँ। पलट कर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। वो मेरा मायका है। बेशक से अब मैं इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन उनसे मेरा रिश्ता टूट नहीं गया। और मुझे नहीं पता आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग गरीब हैं? डैड और भाई दोनों का अच्छा खासा बिजनेस है। भाई बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि निया के लिए उनसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, लेकिन अगर भाई और निया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। सुमित्रा जी गरजते हुए बोली, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक बार कह दिया मेरी बेटी तुम्हारे भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, मतलब वो कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर उसने तुम्हारे भाई की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो मैं इसकी आंखें निकाल लूँगी। उनकी बात सुनकर निया तुरंत पीछे की तरफ हट गई और वापस अंगद के सीने से लग गई। अंगद ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आप बहुत कहती हैं ना ये बात कि मैं हमेशा आपके बच्चों का हक छीन लेता हूँ, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि निया अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेगी। अगर उसे शादी करनी है तो किससे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, ये सब डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका है, और मैं उसका ये हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, खुद भी नहीं। और रही बात व्यास फैमिली और मित्तल फैमिली के स्टैंडर्ड की, तो आप ही थी ना जो स्नेहा का रिश्ता जब मेरे लिए आया था तो बढ़ चढ़कर कह रही थी कि व्यास फैमिली हमारे स्टैंडर्ड की है। उनका मुंबई में ही नहीं बाहर देशों में भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो अब क्या हुआ? अब जब बात अपनी बेटी पर आई तो अचानक से आपका नज़रिया कैसे बदल गया? उसकी इस बात पर अब सुमित्रा जी का मुंह एकदम से बंद हो गया। अंगद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। अब उसने निया की तरफ देखा और फिर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करना कोई गलती नहीं है। अगर तुम और आयुष सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी आयुष से ही होगी, फिर बेशक से इस घर का कोई और सदस्य माने या ना माने। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा। अंगद के सामने किसी की भी कुछ बोलने की औकात ही नहीं थी, लेकिन सुमित्रा जी गुस्से से बोली, और मैं निया की शादी उस आयुष से कभी नहीं होने दूंगी, फिर बेशक से मुझे खुद अग्निकुंड की आग में जलना ही क्यों ना पड़े। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई और निया हैरानी से उनकी तरफ देखती रही। वो आयुष से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब सुमित्रा जी की बात सुनकर उसे सुमित्रा जी की भी फिक्र हो रही थी।
वो उसकी माँ थी, तो वो भला कैसे ही उन्हें कुछ होने दे सकती थी। निया अब अंगद की तरफ देखते हुए बोली, भाई लेकिन मॉम तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, डोंट वरी, पहले मैं आयुष और उसकी फैमिली से बात कर लूँ, उसके बाद चाची जी को मैं हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर वो फीका सा मुस्कुराया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। शारदा जी अब जल्दी से निया के पास आई और प्रिया भी आकर निया को संभालने लगी, जबकि स्नेहा की नज़रें अंगद पर थी, जो अब रूम के अंदर जा चुका था। उसने शारदा जी की तरफ देखा तो शारदा जी ने अपनी पलकें झपकाई। स्नेहा अब जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में आई। अंगद बालकनी में खड़ा था और स्मोक कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्नेहा वहां पर आई, उसने सिगरेट को साइड में फेंक दिया और अपने आसपास होठों को गोल करते हुए हवा छोड़ने लगा, ताकि सिगरेट का धुआं वहां से चला जाए। स्नेहा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अगर आप कहें तो मैं आयुष भाई से बात करूं। अगर चाची जी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि वो निया से दूरी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, अगर तुम निया की जगह होती तो तुम क्या करती? तुम किसी से बेइंतहा प्यार करती, ये जानती कि उस इंसान के साथ तुम्हारी सारी खुशियां हैं। बेशक से पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट चली जाए, लेकिन वो शख्स हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वो शख्स तुम्हारे जीने की, तुम्हारी खुशियों की वजह बनेगा। तो क्या तुम किसी के लिए भी उस शख्स को छोड़ देती? और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो बस अपने घमंड के चलते तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर रहा है। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरान रह गई, उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो उसे क्या ही बताती कि जिससे वो प्यार करती है उसके लिए तो वो उसकी पूरी दुनिया है, और वो सारी दुनिया छोड़ सकती है पर अपनी उस दुनिया को नहीं। उस इंसान के लिए तो उसने अपने उस बच्चे को भी खुद से दूर करने का फैसला ले लिया था, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। वो पहली बार माँ बनने जा रही थी और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि अंगद से दोबारा तो उसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं। लेकिन फिर भी अंगद के लिए उस बच्चे को खुद से दूर करने का फैसला ले चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंगद ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं होता। तुम बस अपना ख्याल रखो। निया और आयुष दोनों को तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है अंगद जी, आप पर पूरा ट्रस्ट है। आप जो करेंगे सही करेंगे। बस मैं ये नहीं चाहती कि इस घर में मेरे मायके वालों की वजह से कोई लड़ाई हो। अंगद तुरंत बोला, बात तुम्हारे मायके की नहीं है। अगर आयुष की जगह कोई और लड़का भी होता तो भी चाची जी का यही रिएक्शन होता, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम निया की आयुष से शादी नहीं बल्कि निया का इस घर से जाना है। वो चाहती हैं कि निया हमेशा इस घर में रहे, वो भी मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करे और आगे चलकर वो इस बिजनेस की मालकिन बने। मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे निया और प्रिया को बिजनेस में शामिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो दोनों अपनी मर्जी से बिजनेस ज्वाइन करना चाहें तो। लेकिन जब वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहती तो मैं उन पर क्यों दबाव डालूं? और रही बात उनके हक की, तो जो उनका हक बनता है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। ना मैं किसी का हक रखता हूँ और ना ही मैं किसी को अपना हक छीनने देता हूँ। और अगर कोई जानबूझकर इस बात पर मुझसे पंगे लेने की कोशिश करेगा तो फिर उसे उसकी औकात दिखाना भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। उसका गुस्सा देखकर स्नेहा को तो डर लगने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बिगड़ने लगे। अभी कुछ वक्त पहले उसने मंचूरियन और नूडल्स खाया था, तो अब उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसका जी मचलाने लगा था, लेकिन वो अंगद को कुछ बता नहीं पा रही थी, ताकि अंगद उसे डांटना ना शुरू कर दे। उसने तो पहले ही कहा था कि वो नूडल्स और मंचूरियन ना खाए, लेकिन वही थी जो ब्रेकफास्ट में ये सब कुछ खाने की जिद कर रही थी। अंगद उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोला, ओमिट जैसा फील हो रहा है। स्नेहा तुरंत बोली, डांटेंगे तो नहीं ना? अंगद गुस्से से बोला, नहीं बताने से सब ठीक हो जाएगा क्या? स्नेहा ने अपना चेहरा झुका लिया। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, कुछ वक्त यहीं पर खड़ी रहो, बालकनी में खड़ी रहोगी तो अच्छा लगेगा। मैं अभी एक सर्वेंट को बोलकर तुम्हारे लिए लाइम वाटर भिजवा देता हूँ। और हाँ, अपनी दवाइयाँ ले लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया और स्नेहा मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। उसने तो अंगद को एक नंबर का पागल समझा था, लेकिन यहाँ तो अंगद बड़ा ही समझदार निकला।
जिस तरह से उसने निया का साथ दिया और ये सारी बातें समझी, अब उसे सच में अंगद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंगद सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। उसने एक सर्वेंट को स्नेहा के लिए लाइम वाटर लेकर जाने के लिए बोल दिया था और अब वो खुद अपनी गाड़ी में बैठकर मित्तल मेंसल से निकल चुका था। वहां से निकलते ही उसने किसी को कॉल किया और मिलने के लिए कॉफ़ी कैफ़े में बुला लिया। रात का वक्त स्नेहा बालकनी में खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। उसके साथ ही संगम भी था और संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, आप डैड का इंतज़ार कर रही हैं ना? उसकी बात पर स्नेहा ने हैरानी से संगम की तरफ देखा और बोली, आपको कैसे पता? संगम तुरंत बोला, क्योंकि मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन देखो ना, डैड कितने गंदे हैं, वो हम दोनों से इंतज़ार करवा रहे हैं और आ ही नहीं रहे। स्नेहा नीचे घुटनों के बल बैठी और बोली, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, डैड को ऐसे कभी बुरा नहीं बोलते। आपके डैड हैं, वो किसी काम में फंस गए होंगे, इसलिए उन्हें आने में देरी हो रही है। खबरदार अगर आपने कभी उन्हें आइंदा ऐसा कुछ कहा तो, वरना आपकी ये स्नेहा माँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पीछे ही अंगद खड़ा है। वहीं संगम भी स्नेहा के पीछे की तरफ देख रहा था। वहाँ सच में अंगद खड़ा था और अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ उसे स्नेहा की बात भी सही लग रही थी, जिस तरह से संगम ने उसे बुरा कहा स्नेहा भी गलत नहीं थी, लेकिन स्नेहा संगम को डांट रही थी तो भी उसे बुरा लग रहा था। वहीं स्नेहा अब ऊपर की तरफ उठी और बोली, आप कब आए? अंगद मुंह बनाते हुए बोला, जब तुम मेरे बेटे को डांट रही थी। स्नेहा तुरंत बोली, आपका अकेले का बेटा नहीं है संगम। अंगद जल्दी से बोला, लेकिन फिलहाल लग तो यही रहा था। उसकी बातों का मतलब समझकर स्नेहा ने अब वापस संगम की तरफ देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरा एक काम करेंगे क्या संगम बेटा? संगम प्यार से बोला, कौन स्नेहा माँ, क्या करना है? आप जो कहेंगी मैं ज़रूर करूँगा। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, आप जाकर नीचे दादी माँ से कहिए कि स्नेहा माँ का ना केसर वाली खीर खाने का मन कर रहा है, तो क्या वो उनके लिए बना देंगी? मुझे डिनर के बाद खानी है। संगम झट से बोला, ओके स्नेहा माँ। ये बोलकर वो तुरंत नीचे की तरफ भाग गया और अब स्नेहा अंगद के सामने आकर खड़ी हुई, जो अपना ब्लेजर उतार रहा था। स्नेहा ने अपनी कमर पर अपने हाथ रखे और बोली, जरा दोबारा कहिएगा एक बार कि संगम सिर्फ आपका बेटा है। अंगद गुस्से से बोला, अगर तुम मेरे बेटे को ऐसे डांटोगी तो मैं यही तो कहूँगा। स्नेहा अब थोड़ा आगे की तरफ आई और फिर अपने पेट पर अपना हाथ रखकर बोली, देखा आपने लिटिल प्रिंसेस, कैसे संगम के डैड संगम को सिर्फ अपना बेटा बता रहे हैं। तो फिर अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सिर्फ मेरी लिटिल प्रिंसेस होंगी और किसी की नहीं। अंगद जल्दी से बोला, अरे अरे ये क्या बात हुई? स्नेहा तुरंत बोली, यही बात हुई, अगर संगम आपका है तो ये लिटिल प्रिंसेस मेरी। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। ये बोलकर वो रूम से बाहर जाने लगी। अंगद ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? स्नेहा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, नीचे डिनर के लिए। अंगद हैरानी से बोला, अकेली? स्नेहा ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और पेट की तरफ देखते हुए बोली, अब आप ही बताइए लिटिल प्रिंसेस, मैं और किसके साथ जाऊं? यहाँ पर कोई मुझे अपना मानता तो नहीं, इसलिए अकेली ही तो डिनर करूंगी ना। अंगद उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो स्नेहा का हाथ पकड़कर बेड की तरफ बढ़ गया। वो खुद बेड पर बैठा और फिर स्नेहा के दोनों हाथ पकड़कर कुछ बोलने लगा, लेकिन फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। स्नेहा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसे इंतज़ार था कि अंगद कुछ बोले, बेशक से गुस्सा ही कर ले, लेकिन कुछ तो बोले। वहीं अंगद अब बिल्कुल ही शांत हो गया और उसने स्नेहा के हाथों को भी ढीला छोड़ दिया। पर स्नेहा ने अब उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और फिर कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर उसने ही अचानक से उसके हाथों को छोड़ दिया और बिल्कुल अंगद के करीब होकर उसने उसके चेहरे को उसके हाथों को थाम लिया और फिर अपने पेट से लगा लिया। अंगद की आंखें बड़ी हो गई। उसका चेहरा एक तरफ से स्नेहा के पेट पर लगा हुआ था और स्नेहा ने अपने हाथों को उसके पूरे चेहरे पर रैप किया हुआ था। वो गहरी सांस लेकर बोली, कितना सोचते हैं आप अंगद जी, लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे यकीन।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने अपने हाथों को उसकी पीठ पर लपेट दिया और बोला, डर लगता है। आज तक जिस तरह की बातें सौतेली माँ के बारे में सुनी है, पता नहीं क्यों स्नेहा डर लगता है। बेशक से मैं कुछ कहूँ ना, अपने आप को समझा लूँ, क्योंकि जानता हूँ तुम बुरी नहीं हो। तुमने उस दिन पार्क में भी अपनी जान दांव पर लगाकर संगम को बचाया था। मैं जानता हूँ उस वक्त बेशक से मैं गुस्से में था, इसलिए कुछ चीज़ें नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन बाद में नोटिस किया था मैंने भी, और सब समझा भी था। पर कभी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे रिश्ते की शुरुआत ही कड़वाहट से हुई, तो सारी कड़वाहट ही भरती चली गई। लेकिन अब 2 दिनों से हर एक चीज़ को समझ रहा हूँ, पर फिर वो सारी बातें दिमाग पर हावी हो जाती है और मैं। ये बोलकर अब वो एक बार फिर से चुप हो गया था और स्नेहा मुस्कुरा रही थी। अब उसने अंगद का चेहरा अपने हाथों में पूरी तरह से थाम लिया और बोली, मैं संगम की सौतेली माँ नहीं हूँ अंगद जी, और ना ही बनना चाहती हूँ। अंगद तुरंत बोला, और इसलिए हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाने गई थी। उसकी इस बात पर स्नेहा एकदम से खामोश हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बस धीमे से बोली, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी अंगद जी। अंगद ने उसके आंसुओं को साफ किया और फिर उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। स्नेहा भी एकदम खामोश थी और अंगद भी बिल्कुल शांत था। अंगद ने अब स्नेहा को कमर से पकड़ा और फिर उसके पेट की तरफ देखने लगा। उसने बड़े ही प्यार से अपने होठों को बिल्कुल उसके पेट पर हल्के से रखा तो स्नेहा की एक सिसकी निकल गई और उसके हाथ अंगद के कंधे पर कस गए। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। वहीं अंगद अब हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, अब डिनर के लिए चलें, तुम्हें अकेले खाने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुरा रही थी। अंगद अब अपनी जगह से उठा और फिर स्नेहा के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ही अब स्नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अंगद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। स्नेहा तुरंत बोली, लिटिल प्रिंसेस को तो किस कर दिया आपने, उसकी मम्मा को नहीं करेंगे क्या? एक छोटी सी, बेशक बिल्कुल साइड पर। अंगद का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेशक से वो स्नेहा के साथ अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। उनके बीच थोड़ी इंटेंस बातें भी होने लगी थी, लेकिन अब स्नेहा सामने से उससे किस मांग रही थी तो उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। स्नेहा उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, चलो ठीक है, मत कीजिए, फिलहाल मैं अपनी मीठी मीठी केसर खीर से ही काम चला लूँगी। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अंगद ने अचानक से ही आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया तो स्नेहा एकदम शॉक्ड रह गई और अंगद अब तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और फिर वापस स्नेहा की तरफ देखने लगा, जो अभी भी अपनी जगह पर एकदम बुत बनकर खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बाहर आओगी या फिर नहीं? खीर तो चलो ठंडी खाई जाती है, लेकिन बाकी का खाना भी ठंडा करवाओगी क्या? स्नेहा ने उसे टेढ़ी सी नज़रों से देखा। अंगद ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोला, अच्छा ठीक है, नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गया और अब स्नेहा भी जल्दी से बाहर की तरफ आई और फिर बाहर आकर तुरंत वो भी अंगद के रास्ते में आकर खड़ी हुई और फिर हल्का सा उसके गाल को चूम कर आगे बढ़ गई। अब अंगद अपनी जगह पर खड़ा रह गया था और स्नेहा तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया तो अंगद जोरों से चिल्लाया, स्नेहा! स्नेहा ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था और खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो जानती थी कि अंगद की हालत इतने में ही खराब हो गई होगी। आखिर तनुश्री की मौत भी तो यूं ही हुई थी, सीढ़ियों से गिरने की वजह से ही उसे चोट लगी थी और फिर डिलीवरी की वक्त उसकी जान चली गई। अंगद जल्दी से उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख कर उसे अच्छे से देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम गहरी लाल हो गई थी। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग अंगद और स्नेहा की तरफ ही देख रहे थे। सब लोग अब अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ आ गए थे। सुमित्रा जी गुस्से से स्नेहा को देख रही थी और सोच रही थी कि अगर स्नेहा का पैर थोड़ा सा और स्लिप हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। वहीं अंगद ने अब स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रख लिया और तड़पते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना स्नेहा? स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अगले ही पल अंगद ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। स्नेहा एकदम शॉक्ड रह गई।
अंगद ने स्नेहा को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था और स्नेहा का दिल भी धक सा रह गया था। उसे भी अब एक डर सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिलहाल वो अंगद को संभालते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंगद जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। अंगद ने अभी भी उसे अपने सीने से अलग नहीं किया। वहीं सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो अंगद। स्नेहा को कुछ हुआ नहीं है, बस उसका पैर लड़खड़ाया था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तनुश्री सीढ़ियों से गिरकर मरी थी। वैसे ही स्नेहा भी। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद अब उनकी तरफ देखकर जोरों से चिल्लाया, खबरदार, अगर आपने अपने मुंह से कोई बकवास की तो। अब तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपने मेरी स्नेहा या फिर तनुश्री के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाची होंगी, बेशक से होंगी, लेकिन जहाँ आप अपनी हद भूल गई वहाँ ये अंगद मित्तल भी अपनी हद याद नहीं रखेगा। उसे यूं गुस्से से गरजते हुए देख सुमित्रा जी भी एकदम से खामोश हो गई। शारदा जी तुरंत बोली, कम से कम मौका देखकर तो बात किया करो सुमित्रा, पहले ही घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम कुछ भी बोलती हो। सुमित्रा जी अब एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यहाँ पर भी आप सबको मेरी ही गलती नज़र आएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर सबको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो सबको बुरा लगता है। बेशक से मैं दूसरों की भलाई के लिए ही बोलूँ। मैं कौन सा ये चाहती हूँ कि स्नेहा सीढ़ियों से गिर जाए। मैं तो बस ये कह रही हूँ ना। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद गुस्से से बोला, आप चुप होंगी या फिर मैं आपको चुप करवाऊँ। चाचा जी प्लीज़ आप अपनी बीबी को चुप करवाइए, वरना इस बार मेरी बर्दाश्त करने की हद टूट जाएगी। उसकी बात पर किशोर जी ने तुरंत सुमित्रा जी की तरफ देखा और बोले, चुप रहो ना तुम सुमित्रा, अगर बच्चों को ठीक फील नहीं हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं ये सब बातें करनी। तुम चलो डाइनिंग टेबल पर चलो। ये बोलकर वो उन्हें लगभग से खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर ले आए थे। वहीं ध्रुव और आभा भी अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उनके साथ ही निया और पिया भी। शारदा जी ने धीरज जी की तरफ देखा तो वो भी वहाँ से चले गए। शारदा जी अब अंगद और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम दोनों का डिनर वहीं पर भिजवा दूंगी। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर वापस रूम में ले आया। स्नेहा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। उसने पलट कर पीछे शारदा जी की तरफ देखा। वो उन्हें संगम को संभालने के इशारे कर रही थी। शारदा जी ने तुरंत अपनी पलकें झपका दी। अंगद स्नेहा को लेकर अंदर रूम में आ चुका था, लेकिन रूम में आने के बाद अब स्नेहा खुद अंगद का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेकर आई और फिर उसे बिस्तर पर बिठाकर उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और अंगद की तरफ बढ़ा दिया। अंगद का चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। स्नेहा उसके सामने बैठी और बोली, पानी पीजिए। अंगद ने तुरंत कहा, मन नहीं है। स्नेहा गुस्से से बोली, पी रहे हैं या नहीं, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने पानी नहीं पिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अंगद ने उसके हाथों से वो पानी का गिलास लिया और चुपचाप पी लिया। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई। अंगद गुस्से से बोला, तुम्हें हंसी आ रही है। स्नेहा एकदम से खामोश हो गई। अब वो नीचे की तरफ झुकी और उसने अंगद की गोद में अपना सिर रख दिया और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप बहुत ज़्यादा अजीब हैं अंगद जी, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब। सच में आपको समझना मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप परेशान क्यों हैं। मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी इसलिए परेशान है, या फिर चाची जी ने जो कहा वो फालतू की बातें सुनकर परेशान है, या फिर बात कुछ और है। लेकिन जो भी है इतना समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक है, इसलिए आपको फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हैं ना, ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुस्से में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आप तब अच्छे लगते हैं जब आप मुझे मुस्कुराते हुए देखते हैं, जब आप अपनी आंखों को रोल करते हैं। कभी कभी जो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कुछ खास कर जाते हैं ना, तो वो मेरा दिल गुदगुदा जाता है। जैसे आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वो लगातार बोले जा रही थी और अंगद चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा था। कुछ देर पहले ही वो गुस्से से एकदम पागल हो रहा था, लेकिन अब स्नेहा की बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। और अब स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है जब आपने मेरे गाल पर किस किया ना, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हो गया।
मतलब मेरी हार्ट बीट रुक गई थी अंगद जी। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा था कि आपने मुझे किस किया है। मेरे मिस्टर एनाकोंडा ने तो मुझे एक नज़र देखा भी नहीं था और अब उसने मुझे किस किया। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वहीं पर खड़ी रहूं और फिर आप दोबारा मेरे पास आए और मुझे मेरे राइट साइड पर भी किस करें। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और अब उसकी बातों पर अंगद की स्माइल भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और एक सर्वेंट उन दोनों के लिए डिनर लेकर आई। उसने पूरा डिनर टेबल पर लगाया और फिर अंगद और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कॉल कर दीजिएगा। अंगद ने अपना चेहरा हामी हिलाया। स्नेहा भी अंगद की गोद से उठ चुकी थी। वो टेबल की तरफ बढ़ने लगी लेकिन तभी अंगद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ अंगद जी, अब ऐसा मत कहिएगा कि आपका डिनर करने का भी मन नहीं है। देखिए, पानी तो मैंने आपको किसी तरह पिला दिया, लेकिन खाना तो मैं आपको कैसे ही खिलाऊंगी। आप तो मेरी कोई धमकी भी नहीं मानेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद भी अब अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने नीचे की तरफ झुकते हुए स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया। स्नेहा एकदम शॉक्ड रह गई। वो जल्दी से बोली, आपने मुझे अपनी गोद में क्यों उठा लिया अंगद जी? अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सीढ़ियों से उतरते वक्त तुम्हारा पैर लड़खड़ा गया था। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम एक बार फिर से कहीं गिर ना जाओ, इसलिए बस पहले से ही तुम्हें अपनी गोद में उठा रहा हूँ। बाकी कुछ गलत मतलब मत निकालना। उसकी बात पर स्नेहा ने उसे तिरछी नज़रों से घूर कर देखा। वो भी जल्दी से बोली, मैं कहाँ कोई गलत मतलब समझती हूँ। मैं तो बहुत समझदार बच्ची हूँ। वो तो आप हैं जो कभी भी कुछ भी सोचते हैं, करो कुछ और आपको समझ कुछ और आएगा। एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं आप। उसकी बात पर अंगद ने उसे घूर कर देखा और बोला, लगता है मेरा तुम्हें अपनी गोद में उठाना तुम्हें रास नहीं आ रहा। अगर कहो तो नीचे गिरा दूं। स्नेहा तुरंत बोली, आप कुछ भी कर सकते हैं अंगद जी, लेकिन मुझे अपनी गोद से नीचे नहीं गिरा सकते। पर जानना मुझे ये है कि आप सिर्फ इसलिए मुझे अपनी गोद से नीचे नहीं गिराएंगे कि मेरे पेट में हमारी लिटिल प्रिंसेस है, या फिर आप मुझे भी कोई चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकते। उसकी बात सुनकर अंगद उसकी तरफ देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो स्नेहा को क्या जवाब दे। वो स्नेहा को लेकर अब सोफे पर बैठ चुका था और स्नेहा उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब अंगद ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, रहने दीजिए अंगद जी, दिमाग पर इतना लोड मत लीजिए। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि आप हमारे बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि मैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। अंगद ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो स्नेहा को डिनर कराने लगा। स्नेहा धीमे से बोली, क्या मैं भी आपको अपने हाथों से खिलाऊं? क्या आप मेरे हाथों से खाएंगे? अंगद ने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा और अब स्नेहा को इरिटेशन होने लगी। मतलब बेशक से इंसान ना में जवाब दे दे, लेकिन कम से कम जवाब तो दे दे। पर वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और अंगद को अपने हाथों से खिलाने लगी। तो अंगद ने चुपचाप खाना खाना शुरू किया और खाना खत्म होने के बाद अब स्नेहा अंगद की गोद से उठने लगी। वो धीमे से बोली, मैं अपना ख्याल रखूंगी अंगद जी, आपको मुझे यूं गोद में उठाकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी लिटिल प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगी। अंगद ने उसकी बात सुनते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। स्नेहा तो उसके जवाब पर ही हैरान थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि कब अंगद उसे बाहर भी ले आया और अब वो दोनों बाहर गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। वो जल्दी से बोली, आप मुझे यहाँ बाहर क्यों ले आए अंगद जी? अंगद उसका हाथ पकड़कर उसे वाक करवाते हुए बोला, ताकि तुमने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा मुस्कुरा रही थी। उसका पूरा ध्यान तो अंगद के हाथ में था जो उसके हाथ पर कसा हुआ था। आज शाम का पार्ट बोनस एक्स्ट्रा पार्ट था, तो कमेंट्स और लाइक भी एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि मुझे पार्ट बनाने का बिल्कुल भी अफसोस ना हो और मेरा दिल भी खुश हो जाए कि मेरी यूट्यूब फैमिली को पार्ट पसंद आया और उन्होंने दिल खोलकर लाइक और कमेंट किए। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो।
कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।